तो फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा द लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी हो चुकी थी और उनकी एक छोटी बेटी कियारा भी थी। एक दिन सिम्बा की वाइफ नाला शिकार के लिए जाती है, लेकिन रास्ता भटक जाती है। वह घर का रास्ता नहीं ढूंढ पाती और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, इस उम्मीद में कि सिम्बा उसे ढूंढने आएगा। सिम्बा को जैसे ही पता चलता है, वह कियारा से कहता है, तुम बाकी लोगों के साथ रहो और अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारी मॉम को लेकर आता हूँ। कियारा बाकी जानवरों के साथ खेल रही थी कि तभी वहाँ रफीकी आता है, जो मूवी में उसके ग्रैंडपा है। रफीकी कियारा का दिल बहलाने के लिए उससे कहता है, आओ कियारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी एक शेर मुफासा की है, जो पहले आवारा जाना जाता था, लेकिन फिर वह बादशाह बना। इसके बाद असली कहानी शुरू होती है। हम छोटे मुफासा को उसके मॉम डैड के साथ बंजर जमीन पर देखते हैं। वहाँ कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिससे सभी जानवर बीमार हो गए थे। मुफासा अपने डैड से पूछता है, वो जो सामने पहाड़ों में से रोशनी आ रही है, वो कौन सी जगह है? उसकी मॉम बताती है, उस जगह का नाम मिलेल है। मैंने सुना है वहाँ हर चीज है और जानवर बहुत अमन की जिंदगी बिताते हैं। इतने में बारिश होने लगती है और सारे जानवर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी जल्द ही मुसीबत में बदल जाती है। बारिश इतनी तेज हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, जानवर डूबने लगते हैं और मुफासा भी पानी में गिर जाता है। उसके डैड उसे बचाने के लिए पानी में कूदते हैं और किसी तरह उसे बचा लेते हैं, लेकिन इस दौरान मुफासा फिर से पानी में गिर जाता है। किस्मत से उसे एक लकड़ी मिलती है, जिससे वह अपनी जान बचा लेता है। पानी का बहाव मुफासा को एक छोटे तालाब में ले आता है, जहां उसकी मुलाकात टाका नाम के छोटे शेर से होती है। टाका उसे चेतावनी देता है, तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये सुनकर मुफासा घबरा जाता है और किनारे की ओर तैरने लगता है। टाका उसकी मदद करता है, लेकिन तभी मगरमच्छ उनके करीब पहुंच जाते हैं। ठीक समय पर टाका की मॉम आकर मगरमच्छों को डरा देती है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। टाका अपनी मॉम से कहता है, मॉम, क्या हम मुफासा को अपने घर ले चले? लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है, क्योंकि उनके ग्रुप का नियम था कि वे किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते थे। मुफासा उनसे कहता है, मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे डैड अपने इलाके के किंग हैं, लेकिन बाढ़ में मैं अपने मॉम डैड से बिछड़ गया हूँ। यह सुनकर टाका की मॉम इमोशनल हो जाती है और मुफासा को अपने घर ले जाती है। घर पर टाका के डैड इस बात से नाराज हो जाते हैं। वे कहते हैं, हम अपने ग्रुप में किसी आवारा को नहीं रख सकते। मुफासा दोबारा कहता है, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। उसकी मौत से सफेद शेरों का झुंड बेहद गुस्से में था। वे बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। खबरी ने लौटकर बादशाह को सब कुछ बताया। यह सुनकर बादशाह चिंतित हो गए। उन्होंने मुफासा से कहा, तुम्हारे साहस और ताकत की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन अब हमें सावधान रहना होगा। सफेद शेर हम पर हमला कर सकते हैं। मुफासा ने जवाब दिया, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम एकजुट रहे तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सुरक्षा और योजना को मजबूत करना होगा। इसके बाद मुफासा ने पूरे ग्रुप को इकट्ठा किया और उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। टाका भी अब मुफासा के साथ था और उसने पहली बार महसूस किया कि मुफासा सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि एक सच्चा नेता भी है। कुछ ही दिनों बाद सफेद शेरों ने हमला कर दिया। यह लड़ाई काफी भयंकर थी। मुफासा ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति से लड़ाई लड़ी। टाका और बाकी ग्रुप ने भी उसका साथ दिया। इस लड़ाई में मुफासा ने न केवल अपनी ताकत बल्कि अपने नेतृत्व कौशल का भी प्रदर्शन किया। आखिरकार सफेद शेरों को हार का सामना करना पड़ा। उनकी हार ने साबित कर दिया कि एकजुटता और साहस किसी भी चुनौती को हरा सकते हैं। बादशाह ने इस जीत के बाद सभी के सामने घोषणा की, आज से मुफासा हमारे ग्रुप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने न केवल हमारी जान बचाई, बल्कि यह भी दिखाया कि वह एक सच्चा किंग बनने के योग्य है। यह सुनकर टाका बेहद खुश हुआ, क्योंकि अब वह मुफासा को सिर्फ एक दोस्त ही नहीं, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा भी मान सकता था। लेकिन साथ ही उसके मन में कहीं न कहीं एक चिंता भी थी, क्या मुफासा उसकी जगह ले लेगा? इस तरह कहानी आगे बढ़ती है, जहां मुफासा और टाका की दोस्ती और चुनौतियों का सामना करने की उनकी यात्रा नई ऊंचाइयों को छूती है। वहां के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वह बाद में आकर मारती। जब उन्हें यह पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहां अकेला मरने के लिए छोड़ आया था, तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला। और इस चीज से मुफासा के ग्रुप के शेर को यह बात पता चले कि वो लोग बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं। साथ ही
वो अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आएंगे। अब मुफ्सा किम ग्रुप का खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम, बहुत ताकतवर है। हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमारे 2 शेरों के बराबर है उनका 1 शेर, और वो लोग बहुत तेज भागते हैं। जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुंच भी जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने टाका से कहा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नामो निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाका की मॉम टाका और मुफ्सा से कहती है, देखो पहाड़ों के दरमियान वहाँ जहाँ से रोशनी सा रही है, उस जगह का नाम है मलेले। तुम्हें वहाँ जाना है और तब तक वहाँ रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल ना जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। काका और मुफ्सा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने आकर काका के डैड से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। टाक के डैड ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे वो तो जानते ही ना हो कि क्या हुआ है। इस चीज ने सफेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यही उसके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे, उसे पता चल गया कि 2 शेर यहाँ से भागे भी हैं। वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्द ही वो टाका और मुफ्सा के करीब पहुंच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफ्सा ने टाका से बोला, टाका हमें यहाँ रुककर लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वो ज्यादा थे और मुफ्सा और टाका 2, इसीलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो सफेद शेर बिल्कुल इनके पास भी आ गए और इनसे आकर उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफ्सा ने बिना डरे उन्हें कहा, मैं था जिसने मारा। लेकिन उन्होंने मुफ्सा की बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि वो टाका को सूख चुके थे। टाका के खून से बादशाह के खून की स्मेल आ रही थी और उन्हें लगा कि टाका ने ही जरूर उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफ्सा कहता भी रहा कि नहीं, टाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है। लेकिन वो अब टाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में टाका मुंह पासा को लेकर भागा और डड़ी के आखिरी किनारे पे आ गया, जिसके नीचे अब पानी ही पानी था। इससे पहले कि ये सफेद चेहर उन्हें पकड़ते या कुछ करते, टाका मुफ्सा को लेकर पानी में जंप कर देता है। पानी का बहाव उन्हें एक मैदान तक ले आया। पानी से तो अब टाका और मुफ्सा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। उनको लगा कि ये उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पर पता चला कि ये एक शेरनी थी जिसका नाम था सराबी, जो इन्हें देखकर सुख का सांस लेती है और इन्हें बताते हैं कि हर जगह उन सफेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजू नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो शराबी का था। शराबी के लिए ये बर्ड जासूसी का काम करता है और सफेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने का कहता है। एक तरह का उसका बॉडीगार्ड है। हमें पता चला कि शराबी भी मलेले जाना चाहती है, जहाँ पर टाका और मुफ्सा जाना चाहते हैं अपनी हिफाजत के लिए। इसीलिए अपना आगे का सफर एक साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें खाने की खुशबू आई। खाने की क्या, ये तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें ये मार खाते थे। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली मर्तबा मुफ्सा को मिला। रफीकी इस टाइम उसकी उम्र काफी कम है। रफीकी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो उसे अपने झुंड से निकाल चुके हैं। ऐसे में ही वो मिला है इन तीनों से। इससे पहले कि ये लोग रफीकी का शिकार करके उसे खा जाते, फफी उसे बताता है कि मुझे मलेले का रास्ता आता है। ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। वासा ने कहा, सच बताओ तो? रफीकी ने कहा, हाँ, मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं दोबारा मलेली ही जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन हाँ, उसे मलेले का रास्ता आता था, ये बात सच थी। खैर, ये बात जानकर कि रफीकी को मलेले का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, ताकि वो उन्हें आसानी से मलेले तक पहुँचाते। सफर करते करते सुबह हो जाती है और शराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वह सफेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। शराबी को लगता है कि वो सफेद शेर इनकी नस्ल को खत्म करना चाहते हैं। शराबी इन्हें यहाँ पर रेस्ट करने से मना करती है और ये लोग सफर कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुंह फांसा को बताता है कि मुझे शराबी अच्छी लगने लगी है और मुफ्सा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफ्सा उसे कहता है कि मुझे शराबी के जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, तुम जाओ ये बात उसे बताओ। लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसा ही किया और वाकई यह बात सुनकर शराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर, यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ चुका था।
और अब बहुत सारे सफेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांग लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाका छलांग लगा लगा के पार कर लिया था, जिसे ये लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहां पे लगा मधुमक्खियों का छत्ता फाड़ देती है, जिससे हर जगह मक्खियां ही मक्खियां हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब बेहंगम इधर उधर भागे तो सफेद शेर उन हाथियों के दरमियान उलझ गए। ऐसे ही लोग सफेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला शराबी जो दरख्त के ऊपर चढ़ी थी वो वब सुधर नहीं पाई। वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने पे वो नीचे हाथियों के झुंड में ही गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पांव रख देता और वो मर जाती, उफांसा उसकी जान बचाने के लिए पास आया। वो उसे साइड पे करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने को मिला कि हाथियों का जो झुंड यहाँ पहाड़ों पर भाग रहा था, उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पर बनी हुए ये चट्टानों के मीनार टूटने लगे और रास्ता वो बंद हो गया जहां से सफेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफेद शेरों का तो खतरा शुक्र करो टला, लेकिन अब शराबी बेहोश थी। रफीकी फौरन शराबी के पास आया और उसके गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लेकर आया। शराबी उठते ही ये सवाल करती है, मेरी जान किसने बचाई? और फौरन बिना इचकचाए वो फांसा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई। वो चाहता था कि शराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफस्सा के झूठ से तो टाका खुद हैरान था। शराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है रफीकी, जिसने सब सच देखा था, जो सब जानता था। उसके दिल में मुंह फांसा के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसने देखा था मुंह फांसा बहुत ज्यादा बहादुर होने के साथ बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफर अब आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें पार करके ये लोग बस मलेले पहुंच जाते। शू तो इन्हें अपने बहुत करीब दिखाई दे रही थी। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये आके पढ़ रहे थे, बर्फ में इनके पैरों के निशान बैठ रहे थे। ऐसे में सफेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफस्सा शराबी के बर्ड शाजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पांव के नीचे की बर्फ को हटाते रहो ताकि वहां से सारे निशान मिट जाएं। मुफस्सा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफेद शेर यहाँ पहुंचे तो उन्हें यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो उन शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मफास की इस आइडिया से तो शराबी भी इम्प्रेस हो गई थी। इसके अलावा भी मुफासा यहाँ पे कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी के काम करता है जिससे शराबी को ये बात पता चल जाती है कि मुफस्सा ही वो था जिसने अपनी जान खेलकर शराबी की जान बचाई थी। उसकी ज़हीन बातों से अब शराबी ने यह भी अंदाजा लगा लिया था कि उसके जिस्म से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफस्सा ने महसूस किया था। इसीलिए अब वो मुफस्सा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और यह चीज महसूस करते हुए मुफस्सा उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नहीं, यह सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि डका था। उनकी ये बहस चलती रही। राबी चाहती थी कि मुफस्सा कन्फेस करे, सारे काम उसने हैं। उनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को लगा कि मुफस्सा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे अब अपने डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब ये मुफस्सा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। अपने गुस्से में टाका को और कुछ नहीं सूझता, उल्टा वो अब सफेद शेरों के पास चला जाता है और वहां जाकर उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं, वो मुफस्सा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफस्सा ने किया है और मुंह फांसा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुफस्सा से मैंने भी अपने कई बदले लेने हैं। टाका उससे कहता है, हम लोग मलेले की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ, वहां तुम्हें मुंह फांसा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका, ये जो जाल अपने भाई के लिए बच चुका था, वो फांसा इसके बारे में नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पे इन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मलेले पहुंच भी गए। इस जगह को देखकर मुफासा की खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा से इस जगह के बारे में अपनी मॉम से भी पूछा करता था और उसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वह अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आता। मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पे सारे जानवर काफी ऑफ मन से एक साथ मिलकर जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं उनका। ये सारा अमन 1 मिनट में खराब
हो जाता है जब ये सारे जानवर अपने पीछे सफेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफेद शेर के बादशाह से डरते थे, क्योंकि इन सब के नाग में एक वक्त में इसने दम करके रखा हुआ था। मुफसा हैरान परेशान था कि आखिर सफेद शेर उसके पीछे आए कैसे। वो तो अपने निशान मिटाते चले गए थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सब के पीछे उसका अपना भाई ताका ही है। हाँ, ये अब शेर बिना वक्त जाया किए मुफसा के ऊपर हमला कर देता है। वो मुफसा से लड़ ही रहा था कि मुफसा ने पहली मर्तबा तो उसे धक्का देके दूर कर दिया, और तब उसके सामने आया टाका और उसे सच्चाई बताई कि यह सब टाका का की धरा है। सफेद शेर को मुफसा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि टाका ही है। ये सुनकर अब मुफसा का दिल टूट गया, और इसी सब में दोबारा उस सफेद शेर ने उसे उठाकर वहां पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। यह मुफसा के लिए अच्छा ही हुआ था। वो फांसा जल्दी से एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना, यह सफेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। अभी भी वक्त है, तुम सब कमजोर नहीं हो। अगर तुम सब मिल जाओ तो उस सफेद शेर का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते हो। यह सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वह भी अपने आप को ताकतवर जानक अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफसा के साथ मिलकर सफेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वह सफेद शेर इनके पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर उन सफेद शेरों के ऊपर हमला कर दिया। इधर जो शेरनियां थी उन्होंने मुफसा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जहां पे गिरने की वजह से मुंह फांसा काफी जख्मी हो चुका था। उसको जख्मी हालत में देखकर इस सफेद चेहरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफसा को खत्म करने के लिए उसके करीब भी आ गया। जाहिरी बात थी, मुफसा जख्मी भी था और सफेद शेर ज्यादा ताकतवर भी थे, तो मुफसा उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। बार बार मार खाता देखकर ऊपर से टाका को भी मुफसा के ऊपर रहम आ जाता है। उसे अपने पुराने भाई और अपनी दोस्ती याद आ जाती है। इसीलिए वो मफास को बचाने के लिए अब इस गड्ढे में कूद जाता है। इस टाइम डाका ने आकर सफेद शेर से कहा, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन अब सफेद शेर बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं था। वो तो अब बदला ले ही रहा था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफसा पे हमला किया तो अब सामने टाका आ गया और टाका भी उसके हमले से जख्मी हो गया। इस शेर से लड़ने के लिए अब मुफसा और टाका को एक साथ मिलकर लड़ना था। ये बात वो समझ गए। उनकी इसी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत बुरा जलजला आ चुका था, जिसकी वजह से पहाड़ शदीद हिलने लगे और ऊपर से पहाड़ों की सतह टूट गई। जहां पर मुंह फांसा टाका और वो सफेद शेर लड़ाई कर रहे थे, वो जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पानी में गिरे। मुफसा ने ऊपर से देखा कि इनके गिरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर भी इनकी तरफ आ रहा था। उससे बचते हुए वो खुद साइड पे हो गया और उसने सफेद शेर को पत्थर के नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही सेकंड में यह पत्थर उस सफेद शेर के ऊपर गिरकर आखिर यह सफेद शेर खत्म हो जाता है। यानी साफ था कि मुफसा और टाका ने अपनी बहादुरी से उस सफेद शेर को हरा दिया था। अब ये देखकर कि हमारा बादशाह मर गया है, बाकी सारे सफेद शेर और शेरनियां डर कर यहाँ से भाग जाती हैं। मुफसा की ये बहादुरी देखकर मलेले के सभी लोग मुफसा को यहाँ का नया बादशाह बना देते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ था। हर जगह मुफसा के ही चर्चे थे और मुफसा का नाम सुनकर अब मुफसा से मिलने के लिए कोई आया। ये मुफसा की मॉम थी, जो इतने बड़े हुए मुफसा को पहचान तो नहीं पाई, लेकिन उसके नाम से उन्होंने उसे पहचान लिया। ये दोनों यहाँ मिलके बहुत खुश हुए और इमोशनल भी, क्योंकि यहाँ मुफसा को पता चला था कि उसके डैड मारे गए हैं अपनी मॉम से मिलने के बाद। यहाँ पर अब टाका आया। टाका मुफसा से जब माफी मांग रहा था तो सभी जानवरों ने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि इसे माफ मत करो, ये गद्दार है, यही सफेद शेरों को यहाँ लेके आया था, ये आवारा हमारे दरमियान में नहीं रह सकता। ये सुनकर मुंह फांसा ने सबको डांटा और बोला, ये मेरा हुक्म है कि टाका यही रहेगा, जब तक मेरी हुकूमत है मेरा भाई टाका मेरे साथ रहेगा। मुफसा की अच्छाई देखकर टाका को अपने अंदर और ज्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और उसने मुफसा से कहा, आइंदा कभी मुझे याद नहीं करना। ये कहकर वो वहां से चला गया गुमनाम पहाड़ों में। और मुफसा की यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जो कि रफीकी तैयार को सुना रहा था। कहानी के खत्म होते ही हमने देखा कि क्यारा के डैड उसकी मॉम को भी यहाँ ले आए थे। यहाँ पर क्यारा को पता चला कि अब क्यारा का एक भाई भी है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। और बस इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।